हेलो एवरीवन। लोक प्रशासन के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं लोक प्रशासन यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, यदि आप यूजीसी एनटीए नेट या फिर लोक प्रशासन विषय से संबंधित कोई भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपके लिए बहुत सारा कंटेंट है। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है क्योंकि हम लोक प्रशासन की एक सीरीज़ पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन ऑप्शन भी, ठीक है, एमसीक्यूज भी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और डिटेल में भी। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज पढ़ेंगे हम इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। देखिए, भारतीय प्रशासन या भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन, इसे हम एक सीरीज के माध्यम से पढ़ेंगे। पहले एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। पहले आपने सोचना है, आपने गैस करना है कि आपके हिसाब से आंसर कौन सा है। देखते हैं आपके आंसर कितने राइट पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार राज्य सचिवालय कौन से विभाग के मुख्य सचिव के अधीन होना चाहिए? ऑप्शन ए कार्मिक विभाग, ऑप्शन बी नियोजन विभाग, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास विभाग, ऑप्शन डी प्रशासनिक सुधार विभाग। आपको मिलते हैं 10 सेकंड, जल्दी से सोचिए। यदि आपका आंसर ऑप्शन ए है तो आपका राइट आंसर बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए कार्मिक विभाग के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिलाधीश के पद के बारे में कौन सा कथन या कौन सी बात सत्य है? बताइए। ऑप्शन ए, इनको वारेन हेस्टिंग ने सर्जित किया था। बी, यह मुगलों के करोड़ी फौजदार का उत्तराधिकारी है। या सी, दोनों सही है। या डी, दोनों गलत है। बताइए, जिलाधीश यानी कि डीसी के बारे में कौन सा कथन सही है? यदि आपका ऑप्शन सी है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है। जिलाधीश वारेन हेस्टिंग ने सर्जित किया था और यह मुगलों की करोड़ी फौजदार का उत्तराधिकार है। नेक्स्ट, छावनी बोर्ड के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? यह एक संवैधानिक निकाय है। ऑप्शन बी, यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। ऑप्शन सी, इसका गठन कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया जाता है। या ऑप्शन डी, इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र में गैर सैनिक जनसंख्या के लिए नगर निकाय प्रशासन है। तो बताइए, छावनी बोर्ड के बारे में कौन सा कथन गलत है यानी कि असत्य है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी, इसका गठन कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया जाता है, यह बात सही नहीं है। बाकी सही है। संवैधानिक निकाय भी है। संवैधानिक निकाय का मतलब होता है कि वह संविधान में दर्जा यानी कि संविधान में उसका जिक्र है। रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है और इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र में गैर सैनिक जनसंख्या के लिए नगर निकाय प्रशासन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। देखिए, भारतीय लोक प्रशासनिक संस्थान की स्थापना निम्नलिखित में से किस किस पार्ष पर की गई थी? ए, एप्पलबी रिपोर्ट, बी, आंकलन समिति, सी, प्रशासनिक सुधार आयोग और डी, गोपाल स्वामी अयंकर रिपोर्ट। बताइए कि IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, एप्पलबी रिपोर्ट। ऑप्शन ए, एप्पलबी रिपोर्ट। एप्पलबी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग IIPA की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, CAG नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन बी,
उसकी सेवा शर्तें भारत सरकार के सचिव के समतुल्य है। ऑप्शन सी, यह किसी कर की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। बताइए कैग के बारे में कौन सा कथन सत्य है। यदि आपने ऑप्शन डी चूज किया है तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, उपरोक्त सभी। सीएजी के संबंध में देखिए, यह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही है। इसकी सेवा शर्तें भारत सरकार के सचिव के समतुल्य, ये भी सही है। और यह किसी कर की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है, ये भी सही है, तीनों सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मंत्रिमंडल सचिवालय के अंग के रूप में जन शिकायत निर्देशालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन सी बी 1978, सी 1986, डी 1988। बताइए मंत्रिमंडल सचिवालय के अंग के रूप में जन शिकायत निदेशालय की बताने की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन डी वर्ष 1988 आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्न में से किसकी सलाह पर की जाती है। ऑप्शन ए विधान सभा के विरोधी दल के नेता के, ऑप्शन बी राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, ऑप्शन सी विधान परिषद के विपक्ष के नेता का, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। लोक आयुक्त देखिए दो होते हैं, एक लोकायुक्त और एक होता है लोकपाल। जो लोकपाल होता है दोस्तों वो सेंटर में काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन केंद्र में, और जो लोकायुक्त होता है वो राज्य में होता है। इसको राष्ट्रपति चुनता है और लोकायुक्त को राज्यपाल। देखिए बताइए इसके बारे में, राज्यपाल किसकी सलाह पर नियुक्त करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। विधानसभा के विरोधी दल के नेता की सिफारिश पर राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधान परिषद के विपक्ष के नेता, ये सभी इसकी जो कमेटी में होते हैं इसको लोकायुक्त के चुनने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लोकसभा में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया। 1968, 1972, 1971, 1967। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है। 1968 ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। 1968 में लोकसभा में पहला लोकपाल विधेयक रखा गया था। आपने कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों कि लोकपाल विधेयक कब पारित हुआ। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल पर लोक प्रशासन की और भारतीय प्रशासन की बिल्कुल कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी। हमारा मकसद है यूजीसी नेट में कामयाबी हासिल करना। ठीक है, तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, और अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाने में कोई कंजूसी नहीं करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कार्य केंद्रीय सत्कर्ता आयोग द्वारा किया जाता है। ए कार्यपालक प्रस्ताव, बी संवैधानिक प्रावधान, सी संसदीय अधिनियम, और डी संस्थानम समिति के प्रस्ताव। बताइए केंद्रीय सत्कर्ता आयोग किसकी सिफारिश पर ये नियुक्त या गठित किया गया था। ऑप्शन डी संस्थानम समिति के प्रस्ताव पर। जो सेंट्रल विजिलेंस कमेटी है या कमीशन है वो किस पे, CVC। ठीक है, CVC की स्थापना संस्थानम समिति के प्रस्ताव के अनुरूप की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
निम्नलिखित में से किन वर्गों के मामलों में न्यायपालिका प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है? ऑप्शन ए, तथ्यों की खोज में गलती। ऑप्शन बी, कार्यविधि में गलती। ऑप्शन सी, विवेकाधिकार का दुरुपयोग। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बताइए। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यदि तथ्यों की खोज में गलती हो तो न्यायपालिका प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है। कार्यविधि में गलती हो तब भी कर सकती है। और विवेकाधिकार का दुरुपयोग यानी कि स्वविवेक का यदि दुरुपयोग किया जाए तो भी न्यायपालिका प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा तैयार बजटीय आंकलनों पर वित्त मंत्रालय की समीक्षा के लिए किस कथन का चयन किया गया? या सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, यह मुख्यतः मितव्ययता और धन की उपलब्धता के दृष्टिकोण से की जाती है। बी, स्थायी प्रभारों के संबंध में यह नाम मात्र की होती है। सी, नई मदों को लेकर यह अधिक विस्तृत होती है। या डी, उपरोक्त सभी। इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, एकीकृत वित्तीय सलाहकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एकीकृत वित्तीय सलाहकार, सबसे पहले तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप आंसर सही का पता होगा, तब भी आप गलत का आंसर बता सकते हो। गलत कौन सा है, सोचिए जल्दी से। एकीकृत वित्तीय सलाहकार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन सी, यह उप सचिव की श्रेणी का होता है, ये गलत है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। बाकी सही है। वह बजट की तैयारी में सहायता भी करता है और प्रशासनिक मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय दोनों के प्रति जवाबदेह होता है। कौन सा? एकीकृत वित्तीय सलाहकार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से राष्ट्रीय विकास परिषद का कार्य क्या है? योजना के लिए संसाधनों का आंकलन करना, राष्ट्रीय योजना पर विचार करना, राष्ट्रीय योजना की समीक्षा करना, या उपरोक्त सभी। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय विकास परिषद योजना के लिए संसाधनों का आंकलन भी करता है, राष्ट्रीय योजना पर विचार भी करता है और राष्ट्रीय योजना की समीक्षा भी करता है। ये सभी काम किसके हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं, वो बताना है कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। राज्य सरकार के मुख्य सचिव का कार्य कौन सा नहीं है? राज्य सरकार में जो मुख्य सचिव होता है उसका काम कौन सा नहीं है? बताइए। ए, राज्य मंत्रिमंडल को सचिवालय की सहायता प्रदान करना। ऑप्शन बी, नीति समन्वय केंद्र के प्रोत्साहन को अनुमोदन करना। ऑप्शन सी, आंकड़ों के कोष के रूप में कार्य करना। या डी, राज्य सिविल सेवकों के प्रोत्साहन का अभिमोदन करना। बताइए। राज्य सरकार के मुख्य सचिव का कार्य कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। राज्य सिविल सेवकों के प्रोत्साहन का अनुमोदन करना ये नहीं है। बाकी सभी कार्य मुख्य सचिव के हैं। ये सभी कार्य किसके हैं? मुख्य सचिव के हैं, ऑप्शन डी को छोड़कर। मुख्य सचिव राज्य मंत्रिमंडल को सचिवालय की सहायता प्रदान भी करता है, नीति समन्वय केंद्र के प्रोत्साहन का अनुमोदन भी करता है और आंकड़ों के कोष के रूप में भी कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्न में से किस राज्य के नगर निगमों में एकीकृत कार्मिक व्यवस्था लागू है?
ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी केरल और डी पश्चिम बंगाल। बताइए आपका सही आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश राज्य के नगर निगमों में एकीकृत कार्मिक व्यवस्था लागू है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 73वें संविधान संशोधन ने संवैधानिक अनुमोदन का प्रावधान किया है। कौन सा कथन सही है। पंचायत की त्रिस्तरीय संरचना के लिए और महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था के लिए, या दोनों गलत है या दोनों सही है। 73वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ए और बी दोनों सही है। पंचायत का त्रिस्तरीय संरचना भी और महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था दोनों ही 73वें संविधान संशोधन में है। 73वां संविधान संशोधन है पंचायतों से, ग्रामीण इलाके से, और 74वां संविधान संशोधन है वो किसे शहरी निकाय से। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से और 74वां किससे है, वो शहरी स्थानीय निकाय से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। 73वां संविधान संशोधन की महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यह सभी स्तरों पर सदस्यों का सीधा निर्वाचन करता है। ऑप्शन बी निर्वाचन कराने का आदेशात्मक प्रावधान देता है। सी मध्यवर्ती तथा जिला स्तर की पर सभापति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन करता है, या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी स्तरों के सदस्यों का सीधा निर्वाचन भी करता है, निर्वाचन करने का आदेशात्मक प्रावधान भी करता है, और मध्यवर्ती तथा जिला स्तर पर सभापति का अप्रत्यक्ष निर्वाचन भी करता है। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री कार्यालय सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए इसको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है। ऑप्शन बी इसका गठन 1950 में हुआ था। ऑप्शन सी 1978 से प्रधानमंत्री कार्यालय के तौर पर जाना जाता है, यानी कि पीएमओ, इसे पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस प्रधानमंत्री कार्यालय के तौर से जाना जाता है। और ऑप्शन डी इससे संबंध या अधीन कोई कार्यालय नहीं है। बताइए कौन सा कथन सत्य है। जल्दी से बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इससे संबंध या इसके अधीन कोई कार्यालय नहीं है। ये केवल प्रधानमंत्री के सहायक के रूप में कार्य करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्न में से किन निगमों की लेखा परीक्षा पेशेवर लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है, परंतु सीएजी को इनकी संपूरक लेखा परीक्षा करने का अधिकार है। ए औद्योगिक वित्त निगम, बी केंद्रीय भंडारण निगम, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी दोनों गलत है। बताइए सीएजी किन की संपूरक लेखा परीक्षा करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। औद्योगिक वित्त निगम की भी और केंद्रीय भंडारण निगम की भी, दोनों की ये क्या करता है, संपूर्ण लेखा परीक्षा करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। देखिए कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। ट्रैफिक आयोग, तुंगभद्रा परियोजना बोर्ड, लघु इकाई बोर्ड और भारतीय यूनिट ट्रस्ट। बताइए इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, यानी कि संवैधानिक निकाय नहीं है, संविधान में जिक्र नहीं है। ऑप्शन बी तुंगभद्रा परियोजना बोर्ड ये नहीं है, बाकी सभी
संवैधानिक निकाय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बजट अनुमान तैयार करने से संबंधित विभाग का नाम बताइए। वित्त मंत्रालय, प्रशासकीय मंत्रालय, योजना आयोग या उपरोक्त सभी। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको पता भी होगा, आसान भी है। उपरोक्त सभी, वित्त मंत्रालय भी बजट तैयार करवाता है, प्रशासकीय मंत्रालय भी और योजना आयोग भी। इन तीनों का संबंध बजट से है। योजना आयोग फिलहाल नहीं है, योजना आयोग की जगह अब जो नया आयोग है वो है नीति आयोग। क्या? नीति आयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। कौन सा कार्य संघ लोक सेवा आयोग का नहीं है? यानी कि कौन सा कार्य यूपीएससी का नहीं है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का नहीं है? भर्ती नियम, पदोन्नति एवं प्रतिनियुक्ति, सेवाओं का वर्गीकरण या अनुशासनात्मक मामले। बताइए। ऑप्शन सी, सेवाओं का वर्गीकरण, ये यूपीएससी का कार्य नहीं है, बाकी सभी कार्य यूपीएससी करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लोक प्रशासन में नागरिक समाज की भूमिका किस रूप में परिलक्षित होती है? गैर सरकारी संगठन, दबाव समूह या राजनीतिक दल? बताइए। लोक प्रशासन क्या है? ऑप्शन ए गैर सरकारी संगठन। ऑप्शन ए गैर सरकारी संगठन ये भूमिका निभाता है लोक प्रशासन नागरिक समाज में। दोस्तों, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार के केंद्रीय सचिवालय में सम्मिलित है राष्ट्रपति सचिवालय, लोक सचिवालय व मंत्रिमंडल सचिवालय। ऑप्शन बी लोकसभा सचिवालय व राज्यसभा सचिवालय। ऑप्शन सी भारत सरकार के सभी मंत्रालय व विभाग। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी भारत सरकार के सभी मंत्रालय व विभाग। ऑप्शन सी भारत सरकार के सभी मंत्रालय और उनके व विभाग, सरकार के सचिवों सहित वो भारत सरकार के केंद्रीय सचिवालय में सम्मिलित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। जिले में राज्य सरकार का एकमात्र प्रतिनिधि है। बताइए कौन है? जिलाध्यक्ष, जिला परिषद का अध्यक्ष, प्रभागीय आयुक्त, जिले का सांसद। इसका राइट आंसर दोस्तों जिलाधीश। ऑप्शन ए जिलाधीश, डीसी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय सचिवालय के लिए सही नहीं है। ए एक क्रमिक अभिकरण यानी कि स्टाफ एजेंसी है। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन सी दोनों कथन सही है। ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। बताइए। ऑप्शन सी दोनों कथन सही है। केंद्रीय सेंट्रल सेक्रेटेरिएट एक स्टाफ एजेंसी भी है और प्रधानमंत्री के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। भारत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक उत्तरदायी है। भारतीय जो सीएजी है वो किसके प्रति उत्तरदायी है बताना आपने? केंद्रीय सरकार के लेखों के लेखा परीक्षण का, राज्य सरकारों के लेखों के लेखा परीक्षण का, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार के लेखों के लेखा परीक्षण का, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
सार्वजनिक उपक्रम समिति क्या है? सही कथन बताइए। ऑप्शन ए 22 सदस्यीय है, ऑप्शन बी संसद द्वारा रचित है, ऑप्शन सी दोनों कथन गलत है, ऑप्शन डी दोनों कथन सही है। बताइए। सार्वजनिक उपक्रम समिति दोनों कथन सही है। ऑप्शन डी दोनों कथन सही है। इसमें 22 सदस्य भी होते हैं और संसद द्वारा रचित भी होते हैं। 22 सदस्य वो 15 और 7 होते हैं। 15 सदस्य होते हैं वो दोस्तों आपके लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, यह संसद द्वारा रचित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठन की मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं राज्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री, उप मंत्री या ए और बी दोनों। बताइए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होता है? राज्य मंत्री भी होते हैं और केंद्रीय मंत्री भी होते हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा लेखा परीक्षण के बारे में सही नहीं है? यह सिर्फ वह पक्ष तक ही सीमित है, यह खर्च के औचित्य का परीक्षण करता है, भारत में लेखा परीक्षण केंद्रीय सूची का विषय है, ऑप्शन डी यह कार्यपालिका की ओर से किया जाता है। बताइए कौन सा सही नहीं है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, यह खर्च के औचित्य का परीक्षण करता है। यह कथन सही नहीं है, बाकी सही है। वह सिर्फ वह पक्ष तक ही सीमित है, भारत में लेखा परीक्षण केंद्रीय सूची का विषय है, ये भी सही है। यह कार्यपालिका की ओर से किया जाता है, ये सही है। ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सचिवालय का विभाग नहीं है? बताइए। राजस्व, गृह, जनसंख्या योजना। ऑप्शन ए राजस्व, राज्य सचिवालय का विभाग नहीं है। नेक्स्ट है भारत में भारतीय संसद के बजट संबंधी अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में लिखित है? अनुच्छेद 114 से 119, अनुच्छेद 111 से 115, अनुच्छेद 115 से 119, अनुच्छेद 112 से 117। बताइए भारतीय संसद के बजट संबंधी अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में लिखित है? अनुच्छेद 112 से 117 आपका राइट आंसर है। बजट संबंधी अधिकार संविधान के अनुच्छेद 112 से लेकर 117 तक लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है? निर्यात को बढ़ावा देना, उद्योगों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी आर्थिक विकास की गति तेज करना, ऑप्शन डी उद्योगों को उदारता से ऋण उपलब्ध कराना। राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों आर्थिक विकास की गति तेज करना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए निर्यात की तुलना में आयात का अधिकता, ऑप्शन बी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की तुलना में विदेशी मुद्रा की अदायगी, सी अपने संपूर्ण व्यय के लिए सरकार द्वारा उधार ली जाने वाली पूंजी की आवश्यकता, ऑप्शन डी इनमें से किसी के भी नहीं। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? अपने संपूर्ण व्यय के लिए सरकार द्वारा उधार ली जाने वाली पूंजी की आवश्यकता क्या होता है? राजकोषीय घाटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शासकीय उधारी का कितना अंश ब्याज लौटाने के अलावा अन्य खर्चा पूरा करने पर हो रहा है? बजटीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, प्राथमिक राजस्व घाटा। राइट आंसर है दोस्तों इसका प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस राज्य में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए न्यायिक योग्यता आवश्यक है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान। बताइए किस राज्य में लोकायुक्त के लिए न्यायिक योग्यता होना आवश्यक है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश के लिए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। बने रहिए हमारे चैनल पर, इसी तरह देते रहिए प्यार। थैंक यू।